नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 89 मिनट, ये 89 मिनट नरेंद्र मोदी के सारे विरोधी याद रखेंगे, पूरा हिंदुस्तान याद रखेगा। नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 1 साल की बात नहीं की, सिर्फ 2024 तक की बात नहीं की, 1000 साल की बात की। लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी ने कह दिया है, यही समय है, सही समय है, 1000 साल का फैसला करना है। अगर इस समय चूक गए तो समझो 1000 साल का नुकसान हो जाएगा। 15 अगस्त की स्पीच नरेंद्र मोदी की पूरे साल भर की सबसे निर्णायक स्पीच होती है। इस स्पीच में प्रधानमंत्री अलग अलग टॉपिक रखते हैं, अलग अलग मैसेज डिलीवर करते हैं और इसमें राष्ट्र के हिसाब से डेटा भी देते हैं। नरेंद्र मोदी की इस स्पीच को कहा जा रहा है कि ये सबसे अलग है, एकदम डायरेक्ट है और इतना डायरेक्ट है कि विरोधी इसको पचा नहीं पाएंगे। जो बात विरोधियों को हजम नहीं होगी, उस स्पीच का एक एक पैराग्राफ आपके सामने हम रखते हैं। नरेंद्र मोदी ने किसी का नाम नहीं लिया, मोदी ने जो बातें इशारे में कही उसका विश्लेषण हम इस रिपोर्ट में करते हैं। मोदी ने 89 मिनट में 2024 का रिटर्न टिकट कैसे कंफर्म कर लिया है? लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी ने इतने कॉन्फिडेंस से क्यों कहा, 24 में फिर से आऊंगा, लाल किले पर तिरंगा फहराऊंगा? प्रधानमंत्री ने 1 घंटा 29 मिनट में सबसे ज्यादा 51 बार किस शब्द पर फोकस किया? विरोधियों को टारगेट करने वाला कौन सा शब्द था जिसका जिक्र मोदी ने 7 बार अपने भाषण में किया? वोट बैंक की राजनीति करने वालों का चेहरा बेनकाब करने के लिए 10 बार प्रधानमंत्री ने किस शब्द को चुना? 2014 में मेरे प्यारे देशवासियों से अपनी स्पीच की शुरुआत करने वाले नरेंद्र मोदी ने 24 के चुनाव से पहले अपनी आखिरी इंडिपेंडेंस डे स्पीच में जीत का कौन सा नया मंत्र देश को दिया है? मोदी के लिए देश का मतलब क्या है? विरोधियों के लिए देश का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री ने आज 89 मिनट में सब समझा दिया। मोदी के 3 शब्दों वाले बाण ने 2024 का समाधान निकाल दिया। बतौर पीएम मोदी ने 14 से लेकर अब तक 10 बार स्वतंत्रता दिवस पर देश को संबोधित किया, लेकिन इस बार का संबोधन पहले से कहीं ज्यादा स्पेशल था, विरोधियों पर कहीं ज्यादा अटैकिंग था और देश के लिहाज से काफी फ्यूचरिस्टिक भी था। मोदी अक्सर शब्दों से ही खेल कर जाते हैं, इस बार भी वही हुआ। देश से कनेक्ट करने के लिए मोदी ने इस बार बिल्कुल नई शब्दावली का उपयोग किया। 14 से लेकर 2022 तक मोदी का फोकस जिन 3 शब्दों पर था वो थे मेरे प्यारे देशवासियों, मगर इस बार मोदी ने एक बिल्कुल नया प्रयोग किया। देशवासियों की जगह मेरे प्यारे परिवारजनों पर फोकस किया। मेरे प्रिय परिवारजन, मेरे परिवारजन, प्यारे परिवारजन, मेरे प्यारे परिवारजनों, प्यारे प्रिय परिवारजनों, मेरे प्यारे परिवारजनों, मेरे प्रिय परिवारजन। मोदी ने ऐसा क्यों किया, आगे बताएंगे। इसका असर क्या हुआ, सबूत आपके सामने है। हर कोई मोदी की स्पीच पर रिएक्ट करने लगा है। मोदी का भाषण टॉप ट्रेंड बन गया है और ये इसलिए हुआ क्योंकि मोदी ने एक कमिटमेंट दे दी। कमिटमेंट ये कि 2024 में वो फिर से जीत के आएंगे। कमिटमेंट ये कि वो फिर से अगले 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे। 2019 में परफॉर्मेंस के आधार पर आप सबने मुझे फिर से आशीर्वाद दिया, परिवर्तन का वादा मुझे यहां ले आया, परफॉर्मेंस मुझे दोबारा ले आया और आने वाले 5 साल अभूतपूर्व सपने को साकार करने का सबसे बड़ा स्वर्णिम पल आने वाले 5 साल है। और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा।
मोदी का इतना कहना था कि इंडिया गुट में मानो भूकंप आ गया। 24 से पहले ही कांग्रेस का इकोसिस्टम मोदी को घर भेजने वाला पर्चा छापने लगा। मोदी की स्पीच को बतौर पीएम उनकी आखिरी स्पीच डिक्लेयर करने लगा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, आरजेडी सुप्रीमो लालू, तेजस्वी सब एक ही टेप ऑन करके बैठ गए। तो अगले साल फिर झंडा फहलाएंगे, अपने घर के ऊपर फहलाएंगे। नहीं पारा तो क्या आज उनका क्या मना है? हाँ, मोदी जी के आज जो झंडा अंतिम है उनका। आगे क्या होने वाला है? आगे हम लोग आए। हम लोग तो रोज कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? ये तो घमंड है। कोई भी सत्ता में आए या जाए, या कोई कितना भी बड़ा राजा महाराजा, कोई भी लोग जो है परमानेंट नहीं होता। और जनता ये भी देख रही है कि आज की स्थिति क्या है। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, मैं है और कोई है ही नहीं। अपने आगे किसी को समझ ही नहीं रहे। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। बहुत लोगों का अहंकार जो है चूर हुआ है। और ये तो नियम है, ये जो है ऊपर वालों का ये नियम है कि भाई जो आएगा वो जाएगा। मोदी विरोधी मोर्चे ने प्रधानमंत्री मोदी की 15 अगस्त वाली स्पीच को फेयरवेल स्पीच कहना शुरू कर दिया। तरह तरह के पोस्टर वायरल कराने शुरू कर दिए। एक ने बयान दिया तो दूसरे ने उसी बयान को फैलाना शुरू किया। कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल्स ने तो एक दूसरा ही नैरेटिव गढ़ दिया। मोदी से पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने शुरू कर दिए। हद तो यह हो गई कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी जरूरी नहीं समझा कि वो मोदी की स्पीच सुनने के लिए लाल किले पहुंचे। कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी आपके सामने है। तस्वीर में कुर्सी तो है, खड़गे साहब के नाम वाला पर्चा भी है, मगर खुद खड़गे वहां नहीं पहुंचे। कारण बताया गया कि पीएम की सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल टाइट है, इसलिए नहीं जा पाए। खड़गे साहब को अपने घर में तिरंगा फहराना था, फिर कांग्रेस दफ्तर जाना था, इसलिए लाल किले जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। ये देखो, मेरे को दिक्कत क्या है, एक तो मेरे आंखों का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो एक दूसरा क्या है, वो मेरे को घर पर 920 को झंडा लगाना एज पर इसके प्रोटोकॉल के हिसाब से। फिर मैं कांग्रेस ऑफिस में आके यहाँ पर भी झंडा फहराना है, तो यहाँ पहुँचे, यहाँ पर तो मैं पहुँच ही नहीं सकता था। और उनकी सिक्योरिटी इतनी टाइट है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जाने तक दूसरे किसको भी नहीं छोड़ते। अब आजकल फिर वो होम मिनिस्टर को जाने तक फिर नहीं छोड़ते। फिर उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर जाने के बाद, उसके बाद स्पीकर के बाद हम लोगों का नंबर लगता है। मैं यहाँ पहुंच ही नहीं सकता था, तो इसीलिए मैंने ये दोनों जगह घर के पास भी होते रहता है, सबको मालूम है। और आज यहाँ पर कांग्रेस ऑफिस के पास भी होता है। ये समय के लिए मैंने वहाँ पर जाना उचित नहीं समझा, क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से। खड़गे साहब का यह एक्सक्यूज गले नहीं उतरता। तस्वीर देखिए, 14 में लाल किले पर सोनिया गांधी का वेलकम हुआ था। 2015 में भी सोनिया गांधी स्टेज पर थीं। 2017 में भी सोनिया गांधी वहां मौजूद थीं। यानी मोदी के दौर में भी कई मौकों पर गांधी परिवार लाल किले की पहली पंक्ति में बैठा दिखाई दिया। लेकिन विरोधियों को मोदी से अब इतनी नफरत हो गई है कि उन्हें सामने बैठे देखना या उन्हें सुनना भी पसंद नहीं करते। मुझे लगता है इस पे तो टिप्पणी भी करना मुझे लगता है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मैंने अलग अलग कारण जिंदगी में सुने हैं, जब विपक्ष ने कुछ ना कुछ कारण से कोई कार्यक्रम नहीं अटेंड किया। हमारे तो नए पार्लियामेंट तक के उद्घाटन समारोह में विपक्ष शामिल नहीं हुआ था। आज तो विशेष निमंत्रण था, उनको आगे बैठना था एकदम, और उनके लिए सभी सुविधाएं रहती। और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी चिंता करते हैं कि अगर कोई विपक्ष का बड़ा नेता आए तो उनको सम्मान पूरा मिले। अगर इतना बड़ा
देश के लिए आज का महत्वपूर्ण दिवस, भारत की स्वतंत्रता का दिवस, भारत की आजादी का दिवस, उसका जो समारोह है वो किसी पार्टी या दल का नहीं होता है, वो देश का होता है। उसमें भी अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो बड़े वरिष्ठ नेता है, अनुभवी हैं, 50 वर्ष का उनका राजनीतिक कार्य है, उनको ये टाइम वेस्ट लगता है या उनको ये लगता है कि उसमें समय में पे पहुंचना पड़ता है, वो एक उनको कठिनाई लगती है, तो मैं समझता हूं ये हर एक 140 करोड़ देशवासियों का अपमान है। ये कोई प्रधानमंत्री जी या सरकार का अपमान नहीं है, ये 140 करोड़ देशवासियों का अपमान किया है आज खड़गे जी ने और कांग्रेस पार्टी ने। सवाल है कि कांग्रेस के इकोसिस्टम को मोदी से किस बात की चिढ़ है। इसका जवाब खुद मोदी ने एग्जाम्पल देकर समझाया। 1000 साल की गुलामी के बाद देश को कितना नुकसान हुआ। 1947 में आजादी के बावजूद दुनिया के बाकी देश तेज रफ्तार से आगे बढ़ते चले गए, हिंदुस्तान पीछे कैसे रह गया। मोदी ने जो बताया, विरोधियों की जलन की वजह उन्हीं बातों में है। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम इतिहास की तरफ नजर करते हैं तो इतिहास में कुछ पल ऐसे आते हैं जो अपनी अमिट छाप छोड़ करके जाते हैं और उसका प्रभाव सदियों तक रहता है। और कभी कभी शुरुआत में वो बहुत छोटा लगता है, छोटी सी घटना लगती है, लेकिन वो अनेक समस्याओं की जड़ बन जाती है। हमें याद है 1000-1200 साल पहले इस देश पर आक्रमण हुआ। एक छोटे से राज्य के छोटे से राजा का पराजय हुआ, लेकिन तब पता तक नहीं था कि एक घटना भारत को 1000 साल की गुलामी में फंसा देगी। और हम गुलामी में जकड़ते गए, जो आया लूटता गया, जो जिसका मन चाहा हम पे आके सवार हो गया। कैसा विपरीत काल रहा होगा वो 1000 साल का। आने वाले 1000 साल का देश का स्वर्णिम इतिहास उससे अंकुरित होने वाला है। इस कालखंड में होने वाली घटनाएं आगामी 1000 साल के लिए इसका प्रभाव पैदा करने वाली है। देश का भाग्य ऐसी घटनाएं बदल देती है। यह सामर्थ्य देश के भाग्य को बदल देता है। भारत 1000 साल की गुलामी और आने वाले 1000 साल के भव्य भारत के बीच में पड़ाव पर हम खड़े हैं, एक ऐसी संधि पर खड़े हैं। और इसलिए अब हमें न रुकना है, न दुविधा में जीना है। मोदी हटाओ मोर्चे को दिक्कत इंडिपेंडेंस डे सेरेमनी से नहीं है। उन्हें दिक्कत इस बात से है कि मोदी अभी भी देश के प्रधानमंत्री हैं और संभव है कि 2024 में भी मोदी ही जीतकर वापस लौटेंगे। बतौर प्रधानमंत्री लाल किले से मोदी 827 मिनट की स्पीच दे चुके हैं। औसत निकालें तो हर साल करीब 83 मिनट की स्पीच। इसी पैमाने पर इंदिरा गांधी की 16 स्पीच का टोटल ड्यूरेशन रहा 504 मिनट। पंडित नेहरू की 17 स्पीच का ड्यूरेशन रहा 400 मिनट। राजीव गांधी की 5 स्पीच का ड्यूरेशन रहा 233 मिनट और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की 10 स्पीच का टोटल ड्यूरेशन रहा 417 मिनट। पूर्व के प्रधानमंत्री और मौजूदा पीएम मोदी की स्पीच में एक फर्क यह है कि मोदी ने हर स्पीच में यह मेक श्योर किया है कि उनका भाषण देश को जगाने वाला हो, गुलाम सोच से आजादी दिलाने वाला हो और फ्यूचर की नींव रखने वाला हो। मोदी ने इसीलिए कहा कि 2014 में उनकी जीत परिवर्तन के लिए थी, तो 2019 में अपनी परफॉर्मेंस की बदौलत मोदी वापस लौटे और 2024 में परफॉर्मेंस की यही कंटिन्यूटी भारत को आगे लेकर जाएगी। न हमारे मन में, न 140 करोड़ मेरे परिवारजनों के मन में और न ही दुनिया के मन में कोई इफ्स है, कोई बट्स है। विश्वास बन चुका है। मेरे प्यारे देशवासियों, अब गेंद हमारे पाले में है। हमें अवसर जाने नहीं देना चाहिए।
हमें मौका छोड़ना नहीं चाहिए। 2014 में मेरे देशवासियों ने 30 साल के अनुभव के बाद तय किया कि देश को आगे ले जाना है तो स्थिर सरकार चाहिए, मजबूत सरकार चाहिए, पूर्ण बहुमत वाली सरकार चाहिए। और देशवासियों ने एक मजबूत और स्थिर सरकार बनाई। 2014 में आपने एक मजबूत सरकार बनाई और मैं कहता हूं 2014 में और 2019 में आपने एक सरकार फॉर्म की तो मोदी में रिफॉर्म करने की हिम्मत आई। मैं जब 2014 में आपके पास आया था तब 2014 में मैं परिवर्तन का वादा लेकर के आया था। 2014 में मैंने आपको वादा किया था मैं परिवर्तन लाऊंगा और 140 करोड़ मेरे परिवारजन आपने मुझ पे भरोसा किया और मैंने विश्वास पूरा करने की कोशिश की। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, वो 5 साल जो वादा था वो विश्वास में बदल गया क्योंकि मैंने परिवर्तन का वादा किया था। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के द्वारा मैंने इस वादे को विश्वास में बदल दिया। मोदी की स्पीच को डिकोड करें तो कुछ चीजें क्लियर हैं। 2014 में सपने देखने वाला भारत अब सपने पूरे कर रहा है। 14 से पहले जिस भारत को वर्ल्ड स्टेज पर कोई पूछता तक नहीं था, आज वही भारत विश्व मित्र बनकर ग्लोबल स्टेज को लीड कर रहा है। भारत को रफ्तार देने वाले अब चुनिंदा मेट्रोपॉलिटन शहर नहीं है, देश के छोटे छोटे शहरों की न्यू इंडिया में भागीदारी है। 14 से पहले फ्रेजाइल 5 वाली भारत की अर्थव्यवस्था अब दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी है। ये वो बातें हैं जो मोदी के विरोधी पचा नहीं पा रहे, इसीलिए 2-2 पन्ने की चिट्ठी लिखकर सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं। मोदी की बातों को झूठा बता रहे हैं और प्रधानमंत्री की नीयत पर सवाल उठाकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और ये नैरेटिव बना रहे हैं कि 2024 में मोदी आ नहीं रहे, मोदी तो दिल्ली से जा रहे हैं, अपनी फेयरवेल स्पीच दे चुके हैं। झोला उठाने का वक्त आ गया और मोदी जी एक वैसे बौखलाए हुए लग रहे हैं जो बार बार अपने आप को ही समझा रहे हैं कि वो लौटेंगे, क्योंकि उनको पता है कि वो लौटने वाले नहीं हैं। जो बोल रहे हैं वो अपने और अपनी पार्टी पर लागू करके देखें। कहा कि अगली बार भी झंडा वही फहराएंगे। ये सब बातें जो है अपनी पार्टी की बातें, हमारा उनका क्या भविष्य होगा इसमें हम लोगों को कोई रुचि नहीं है। देश का क्या भविष्य होगा, वो झंडा फहराएंगे नहीं फहराएंगे ये वो कैसे जानते हैं। देश का क्या होगा, देश के बेरोजगारी कैसे दूर होगी, देश कैसे तरक्की करेगा, इसके बारे में बोले ना, वो झंडा फहराएंगे, इसमें हमें क्या रुचि है। ये प्रधानमंत्री जी का भाषण एक फेयरवेल स्पीच की तरह था। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी की लाल किले पे ये आखिरी स्पीच है। इसके बाद प्रधानमंत्री जी लाल किले जरूर आएंगे, मगर सामने वाली कुर्सियों पे दूसरे प्रधानमंत्रियों को सुनेंगे। मोदी विरोधी जिस टोन में बात कर रहे हैं उसके पीछे भी एक वजह है और वो वजह यह है कि मोदी ने आज उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। मोदी ने बिना लाक लपेट के लोगों को बताया कि देश को 3 तरह के लोग आगे नहीं बढ़ने देंगे। नंबर 1 मलाई खाने वाले, तिजोरी भरने वाले, इशारा करप्ट नेताओं की तरफ था। नंबर 2 तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले और नंबर 3 परिवारवाद को आगे बढ़ाने वाले। मोदी ने आज इसीलिए जानबूझकर मेरे प्रिय परिवारजनों कहकर देश के लोगों को एड्रेस किया ताकि वो देश यानी अपने परिवार को परिवारवादियों, भ्रष्टाचारियों और तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों की सच्चाई बता सकें। अब लोकतंत्र में ये कैसे हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी, और मैं विशेष बल दे रहा हूं पॉलिटिकल पार्टी, आज मेरे देश के लोकतंत्र में एक ऐसी विकृति आई है जो कभी भारत के लोकतंत्र को मजबूती नहीं दे सकती। और वो क्या है बीमारी? परिवारवादी पार्टियां। और उनका तो मंत्र क्या है? पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली। इनका तो जीवन मंत्र यही है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी, उनका राजनीतिक दल परिवार के द्वारा
और परिवार के लिए परिवारवाद और भाई भतीजावाद प्रतिभाओं के दुश्मन होते हैं, योग्यता को नकारते हैं, सामर्थ्य को स्वीकार नहीं करते हैं और इसलिए परिवारवाद इस देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए उसकी मुक्ति जरूरी है। तुष्टीकरण ने सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा नुकसान किया। अगर सामाजिक न्याय को तबाह किसने किया है तो ये तुष्टीकरण की सोच, तुष्टीकरण की राजनीति, तुष्टीकरण का सरकारी योजनाओं का तरीका, इसने सामाजिक न्याय को मौत के घाट उतार दिया है। और इसलिए हमें तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार ये विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर देश विकास चाहता है, देश 2047 विकसित भारत का सपना का साकार करना चाहता है, तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम किसी भी हालत में देश में भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेंगे। इस मूड को लेकर के चलना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना कि अगली बार भी मैं ही लाल किले पर आऊंगा, अगले साल भी मैं ही झंडा फहराऊंगा, अगले साल भी मैं ही भाषण दूंगा, ये मोदी का कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है या इस पर अभी भी सस्पेंस है? मोदी के बारे में आप कुछ भी कह दीजिए, ये तो मोदी के विरोधी भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री जो भी कहते हैं उसके पीछे पूरा रिसर्च होता है। प्रधानमंत्री का आज का भाषण सुनने से स्पष्ट है कि उन्होंने पूरा इलेक्शन रिसर्च कंप्लीट कर लिया। 89 मिनट के भाषण में 24 के लिए एक बहुत ही बारीक मैसेज छिपा है। मोदी के भाषण में पॉलिटिकल मीनिंग ढूंढेंगे तो इलेक्शन की क्लियर मैसेजिंग मिलेगी। मोदी ने अगर चुनाव जीतने का दावा किया है, मोदी ने अगर तीसरी बार पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने की ठान ली है, तो फिर वोट कहां से आएगा? मोदी को 300 से ज्यादा सीटें कैसे मिलेंगी? 300 सीटों वाला फॉर्मूला 89 मिनट में ही छिपा है। कैसे छिपा है ये आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 24 जीतने का फॉर्मूला सार्वजनिक कर दिया। अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। मोदी के विरोधी भी सोच रहे हैं कि अब तक किसी भी प्रधानमंत्री ने लाल किले पर चढ़कर इतनी जोर से, इतने कॉन्फिडेंस से पब्लिकली ये कभी नहीं कहा कि अगले चुनाव में मैं ही आ रहा हूं और जब आऊंगा तो हिंदुस्तान की तकदीर बदल दूंगा, जब आऊंगा तो हिंदुस्तान को डेवलप्ड कंट्री बना दूंगा, जब आऊंगा तो इकोनॉमी को नंबर 3 पर पहुंचा दूंगा। कठोर परिश्रम किया है, देश के लिए किया है, शान से किया है, सिर्फ और सिर्फ नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोपरि, इस भाव से किया है। परिवर्तन का वादा मुझे यहां ले आया, परफॉर्मेंस मुझे दोबारा ले आया और आने वाले 5 साल अभूतपूर्व विकास के हैं। 2047 के सपने को साकार करने का सबसे बड़ा स्वर्णिम पल आने वाले 5 साल है। मोदी ने कोई बात हवा में नहीं कही। प्रधानमंत्री की स्पीच से जो हेडलाइन बनी, उस हेडलाइन से पहले ही मोदी ने कैलकुलेशन तैयार कर लिया। 24 के वोट का पूरा हिसाब किताब मोदी की टेबल पर रेडी है। मोदी ने लाल किले की प्राचीर से उसी हिसाब किताब के कुछ स्नैपशॉट्स शेयर किए हैं। मां शब्द, एम फैक्टर, मोदी की चिंता भी है और इसी में मोदी की सफलता भी है। इलेक्शन पर असर डालने वाला सबसे पहला एम फैक्टर है मिडिल क्लास, दूसरा एम फैक्टर है महंगाई, तीसरा एम फैक्टर है मुसलमान और चौथा एम फैक्टर है महिला।
सबसे पहले आपको बताते हैं कि कौन सा एम मोदी के फेवर में है और कौन सा एम चुनौती में है। पहला एम फैक्टर यानी मिडिल क्लास मोदी के लिए प्लस है। दूसरा एम फैक्टर यानी महंगाई मोदी के लिए माइनस है। तीसरा एम फैक्टर यानी मुसलमान दोराहे पर है लेकिन झुकाव अब भी मोदी के विरोध में है। और चौथा एम फैक्टर यानी महिला पर मोदी का सबसे ज्यादा जोर है। यह एम फैक्टर मोदी के फेवर में है। मिडिल क्लास, महंगाई और महिला, लाल किले की प्राचीर से मोदी ने 3 एम पर फोकस किया और टॉपअप में इसके साथ ओबीसी को अटैच कर दिया। मोदी की पार्टी 2024 के चुनाव में 50% वोट शेयर का टारगेट लेकर चल रही है। 50% वोट का मतलब है लोकसभा की 425 सीटें, इनमें से 20-25 सीटें गड़बड़ हो भी गई तो 400 सीटें कहीं नहीं जाती। क्या 50% वोट और 400 सीटें पॉसिबल हैं? चलिए पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताते हैं कि मोदी ने क्या क्या कहा और उससे कितने वोट जुड़ते हैं। सबसे पहले बात पहले एम यानी मिडिल क्लास की। मिडिल क्लास चुनाव जिताता भी है और यही मिडिल क्लास चुनाव हरा भी सकता है। मोदी ने बताया कि पिछले 5 साल में उनकी सरकार ने 13.5 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर कर दिया और मिडिल क्लास में पहुंचा दिया। आने वाले 5 साल में मोदी का गारंटी है देश पहले 3 वैश्विक इकोनॉमी में अपना जगह ले लेगा। ये पक्का जगह ले लेगा। आज जो 13.5 करोड़ गरीबी से बाहर आए हुए लोग हैं वो एक प्रकार से मध्यम वर्ग की ताकत बन जाते हैं। जब गरीब की खरीद शक्ति बढ़ती है तो मध्यम वर्ग की व्यापार शक्ति बढ़ती है। जब गांव की खरीद शक्ति बढ़ती है तब कस्बे और शहर की आर्थिक व्यवस्था और तेज गति से दौड़ती है। और यही इंटरकनेक्टेड हमारा अर्थ चक्र होता है। हम उसको बल लेकर के आगे चलना चाहते हैं। मिडिल क्लास में जुड़े नए लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं जिनके पास पक्की छत वाला घर है। ये वो लोग हैं जिनके पास बैंक खाता है। ये वो लोग हैं जिनके पास मोबाइल फोन है। ये वो लोग हैं जो बच्चों को स्कूल भेजते हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास कम से कम दुपहिया वाहन जरूर है। भविष्य की ओर आशा से देखने वाला यही नया मध्यम वर्ग है जो मोदी का पक्का वोटर है। ये बड़े शहरों में भी रहते हैं लेकिन इस वर्ग की ज्यादा आबादी टियर 2 और टियर 3 शहरों में रहती है। 2021 में हिंदुस्तान की करीब 32% आबादी मध्यम वर्ग की थी। 2047 तक करीब 61% आबादी मध्यम वर्ग की होगी। जाति कोई भी हो, राज्य कोई भी हो, इलाका कोई भी हो, मध्यम वर्ग राजनीतिक रूप से एक जैसा बिहेव करता है। 2014 से मध्य वर्ग मोदी के साथ है और गरीबी रेखा से ऊपर आकर मध्य वर्ग में शामिल होने वाले लोग मोदी के एकदम पक्के वाले वोटर हैं। ये मध्य वर्ग का सपोर्ट ही है जिससे मोदी स्टेट बाय स्टेट जीतते चले गए और बीजेपी के भगवा किले को मजबूत करते चले गए। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी और नंबर 3 की अर्थव्यवस्था मोदी के इन दोनों मिशन में मिडिल क्लास का इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। मोदी इंटरनेशनल सप्लाई चेन में भारत को चीन की जगह पहले नंबर पर लाना चाहते हैं। वो भी ये मिडिल क्लास ही पॉसिबल करेगा। जब देश आर्थिक रूप से समृद्ध होता है तो सिर्फ तिजोरी नहीं बढ़ती है, देश का सामर्थ्य बढ़ता है, देशवासियों का सामर्थ्य बढ़ता है। और तिजोरी का पाई पाई अगर ईमानदारी से जनता जनार्दन के लिए खर्च करने का संकल्प लेने वाली सरकार हो तो परिणाम के साथ है। मैं 10 साल का हिसाब तिरंगे की साक्षी में लाल किले की प्राचीर से मेरे देशवासियों को दे रहा हूं। सवाल है कि इस मिडिल क्लास के लिए मोदी ने क्या किया? इंटरनेट का सस्ता डेटा, राशन का सस्ता आटा, इलाज के लिए सस्ती दवा, मकान बनाने के लिए लोन, व्यापार करने के लिए लोन, इनकम टैक्स में छूट, 7 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं। नरेंद्र मोदी ने मध्य वर्ग को व्यवसाय से जोड़ने के लिए 20 लाख करोड़ से ज्यादा के मुद्रा लोन दिए। कोरोना काल में मोदी ने एमएसएमई को लोन देने का प्रोग्राम लॉन्च किया तो मध्य वर्ग के उद्यमियों को
3 लाख करोड़ के कर्ज बांटे। स्ट्रीट वेंडर्स को स्वनिधि स्कीम के तहत 50,000 करोड़ के कर्ज दिए। सस्ते घर बनाने में होने वाले खर्च को मोदी ने 90,000 करोड़ से बढ़ाकर 4 लाख करोड़ कर दिया। सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए खोले गए जन औषधि केंद्रों पर मोदी ने 20,000 करोड़ खर्च किए। मोदी के काम से सबसे ज्यादा फायदा मिडिल क्लास को हुआ। मोदी ने जिस मिडिल क्लास को बढ़ाया, वही मिडिल क्लास महंगाई की मार से त्रस्त है। जुलाई महीने में खुदरा महंगाई दर 7% से ऊपर पहुंच गई है, 7.44%। यह महंगाई का हेडलाइन नंबर है, जिसे मोदी के विरोधियों ने तुरंत फैलाना शुरू कर दिया। विरोधी पार्टियां महंगाई को मुद्दा बना रही हैं, बनाना भी चाहिए। टमाटर के दाम हेडलाइन में है। इस दूसरे एम फैक्टर पर प्रधानमंत्री की नजर है। मोदी ने कोई बहाना नहीं बनाया। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने माना कि हां महंगाई है, क्योंकि दूसरे देशों से जो सामान मंगाना पड़ रहा है वो सामान ही महंगा आ रहा है। आज दुनिया महंगाई के संकट से जूझ रही है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को महंगाई ने दबोच के रखा है। हम भी दुनिया से जिन सामान की जरूरत होती है लाते हैं, तो हमें सामान तो इंपोर्ट करते हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि हमें महंगाई भी इंपोर्ट करनी पड़ती है, क्योंकि पूरी दुनिया को महंगाई ने जकड़ के रखा है। लेकिन मेरे प्यारे परिवारजनों, भारत ने महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए भरसक प्रयास किए हैं। पिछले कालखंड की तुलना में हमें कुछ सफलता भी मिली है, लेकिन इतने से संतोष नहीं मान सकते। दुनिया से हमारी चीजें अच्छी है, इतने बात से हम सोच नहीं सकते। मुझे तो मेरे देशवासियों को महंगाई की बोझ कम से कम हो, इस दिशा में और भी कदम उठाने हैं और हम उस कदम को उठा के रहेंगे। मेरा प्रयास निरंतर जारी रहेगा। 24 के चुनाव में 100 करोड़ वोटर होंगे, जो अगले 5 साल यानी 2029 तक देश की तकदीर तय करेंगे। प्रधानमंत्री ने पिछले 1000 साल का इतिहास बताकर अगले 1000 साल के लिए भारत को गुलामी से बचाकर रखने की बात की। बातों बातों में मोदी ने यह इशारा भी कर दिया कि मैं रहूंगा तभी सुरक्षित रहोगे, मैं रहूंगा तभी आगे बढ़ोगे, और मैं रहूंगा तभी सपने पूरे होंगे। जब देश आर्थिक रूप से समृद्ध होता है तो सिर्फ तिजोरी नहीं बढ़ती है, देश का सामर्थ्य बढ़ता है, देशवासियों का सामर्थ्य बढ़ता है। और तिजोरी का पाई पाई अगर ईमानदारी से जनता जनार्दन के लिए खर्च करने का संकल्प लेने वाली सरकार हो तो परिणाम के साथ है। मैं 10 साल का हिसाब तिरंगे की साक्षी में लाल किले की प्राचीर से मेरे देशवासियों को दे रहा हूं। बातों से अगर वोट मिलने होते तो कोई प्रधानमंत्री कभी हारता ही नहीं। लोकतंत्र में परिस्थितियां बदलती रहती हैं और नेता को बदली हुई परिस्थितियों में खुद को ढालना पड़ता है। यहीं पर तीसरा एम फैक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा एम यानी महिला वोट। 24 में वोट करने वाले 100 करोड़ वोटर्स में 49.5 करोड़ से ज्यादा महिला वोटर्स होंगी। अगर महिलाएं एकजुट होकर वोट कर दें तो किसी और के वोट की जरूरत ही नहीं। महिला वोटर्स के बीच मोदी का स्कोर हाई है। लाल किले से मोदी अपने ग्राफ को और ऊपर ले गए। आज भारत गर्व से कह सकता है कि दुनिया में नागरिक उड्डयन में अगर किसी एक देश में सबसे ज्यादा विमेन पायलट है तो मेरे देश में है। आज चंद्रयान की गति हो, मून मिशन की बात हो, मेरी विमेन साइंटिस्ट उसका नेतृत्व कर रहे हैं। आज विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, मेरी 2 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य लेकर के आज विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप पे हम काम कर रहे हैं। आज 10 करोड़ महिलाएं विमेन सेल्फ हेल्प में जुड़ी हुई है। और विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ आप गांव में जाएंगे तो आपको बैंक वाली दीदी मिलेगी, आपको आंगनवाड़ी वाली दीदी मिलेगी, आपको दवाई देने वाली दीदी मिलेगी। और अब मेरा सपना है 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का, गांव में 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने। और इसके लिए एक नया अभिगम भेजा।
साइंस और टेक्नोलॉजी, हमारे गांव की महिलाओं का भी सामर्थ्य देखता हूं मैं, और इसलिए हम एक नई योजना सोच रहे हैं कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्रीटेक को बल मिले। इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे, ड्रोन चलाने की, ड्रोन रिपेयरिंग की हम ट्रेनिंग देंगे, और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी, और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो। इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। लखपति दीदी, मोदी ये बात आज से नहीं पिछले 1 साल से कह रहे हैं। लाल किले से मोदी ने उसे रीइंफोर्स किया। नरेंद्र मोदी जब लाल किले पर आए तो वहां कोई लिखा लिखाया भाषण नहीं था। मोदी 89 मिनट तक एक्सटेम्पोर बोले। इस 89 मिनट में प्रधानमंत्री ने वो फॉर्मूला रख दिया जो किसी भी विरोधी नेता की समझ में नहीं आया। 24 के चुनाव से पहले का यह आखिरी 15 अगस्त है। आज प्रधानमंत्री ने स्पीच दी। इंडिया अलायंस के मुख्यमंत्रियों की भी स्पीच हुई। कल सबके भाषण अखबारों के पहले पन्ने पर छपेंगे। बिहार में मोदी और नीतीश कुमार दोनों का भाषण छपेगा। पश्चिम बंगाल में मोदी और ममता दोनों के भाषण छपेंगे। इसी तरह राजस्थान में होगा, कर्नाटक में होगा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भी होगा। पटना का आदमी मोदी को पढ़ेगा या नीतीश को देखेगा। इसी तरह कोलकाता का वोटर मोदी को पढ़ेगा या ममता की सुनेगा। 24 से पहले हर फ्रंट पर लड़ाई है, मगर बात हेडलाइन बनाने की हो तो मोदी का जोड़ नहीं। आने वाले दिनों में, आने वाली विश्वकर्मा जयंती पर एक कार्यक्रम हम लागू करेंगे। इस विश्वकर्मा जयंती पर हम करीब 13-15 हजार करोड़ रुपया से जो परंपरागत कौशल्य से रहने वाले लोग, जो औजार से और अपने हाथ से काम करने वाला वर्ग है, ज्यादातर ओबीसी समुदाय से, हमारे सुथार हो, हमारे सोनार हो, हमारे राजमिस्त्री हो, हमारे कपड़े धोने वाले काम करने वाले लोग हो, हमारे बाल काटने वाले भाई बहन परिवार हो, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए हम आने वाले महीने में विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे और करीब 13-15 हजार करोड़ से उसका प्रारंभ करेंगे। विश्वकर्मा योजना का जिक्र इस साल के बजट में आया था। अब प्रधानमंत्री ने तारीख दे दी है। 17 सितंबर को लगभग पूरे उत्तर भारत में विश्वकर्मा पूजा होती है। संयोग से उसी दिन प्रधानमंत्री का बर्थडे होता है। यानी इस साल नरेंद्र मोदी के बर्थडे के दिन ओबीसी जातियों को फायदा पहुंचाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की एक योजना लॉन्च होगी। विश्वकर्मा योजना फुल ओबीसी योजना है। पूरे देश में 42% से लेकर 52% तक ओबीसी वोटर हैं। यानी किसी भी राज्य में चले जाएं तो 10 में से हर चौथा या 5वां आदमी ओबीसी है। विश्वकर्मा योजना से किसे फायदा होगा? बढ़ई, कुम्हार, लोहार, सुनार, शिल्पकार, मूर्तिकार, राजमिस्त्री, बाल काटने वाले, कपड़े धोने वाले, इस्त्री करने वाले। जिन जातियों के बारे में कोई नहीं जानता, मोदी उनकी भी सोच रहे हैं। इसलिए वोटर भी मोदी की सोचते हैं। मेरे परिवारजनों, मैं आप में से आता हूं, मैं आपके बीच से निकला हूं, मैं आपके लिए जीता हूं। अगर मुझे सपना भी आता है तो आपके लिए आता। मोदी के विरोधी मोदी का बॉयकॉट करने में ही अपनी जीत समझ लेते हैं, लेकिन वो मोदी के फॉर्मूले को नहीं समझ पाते। विरोधी वोटर की नजरों में भी गिरते हैं और चुनाव में मुंह की भी खाते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।